बच्चों, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईथर के बारे में। ईथर के कुछ ईथर का नामकरण, संरचना, विलियमसन ईथरीकरण विधि, हैलोजनीकरण, HI से अभिक्रिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ईथर के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ देख चुके हैं, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो चलो देखते हैं ईथर के बारे में। देखिए, जैसे ये है CH3, CH2, 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 OH। अब जैसे कि पहले अल्कोहल में आपने देखा कि OH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, और जिस कार्बन पे लगा हुआ है, जैसे इसमें तो कार्बन है नहीं, OH में तो कार्बन है नहीं, तो हम 1 2 3 4 ऐसे करते हैं और इसकी नेमिंग करते हैं। क्या लिखते हैं? लिखते हैं ब्यूटेन 1 ऑल। चूँकि 1 के लिए कुछ लिखना ऐसा मस्ट नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे क्या लिख देते हैं? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो ये ब्यूटेनॉल है। अब अगर ये जो है CH3, CH2, 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 यहाँ पर O CH3 लिखा है, अगर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर OH है, वैसे यहाँ पर O CH3 है, तो ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? एक क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह के लिए हम क्या लगाते हैं? अनुलग्न लगाते हैं। लास्ट में, ब्यूटेन के लास्ट में हमने क्या लगाया? ऑल लगाया। लेकिन अब चूंकि ये जो ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये जो है कौन सा ग्रुप है? ये एक प्रतिस्थापी है, सीधे सीधे कह सकते हैं प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है। और स्पेशली ये जो OCH3 है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? मेथॉक्सी। दिस इज मेथॉक्सी। अगर OCH3 है, OCH2CH3 है, अगर जैसे यहाँ मेथिल है तो मेथॉक्सी, और एथिल हो गया तो ये क्या हो गया? एथॉक्सी। और कोई भी ग्रुप हो तो इन जनरल अगर OR है तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्कोक्सी। तो हम कह सकते हैं कि ये एल्कोक्सी ग्रुप है, ये प्रतिस्थापी है। तो जैसे यहाँ ब्यूटेन 1 ऑल लिखा गया, तो यहाँ पर चूँकि अल्कोहल नहीं है, तो यहाँ हम जो नंबरिंग करेंगे इसको महत्व देंगे 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? चूँकि 1 पे इससे 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और 1 पे क्या लगा है? मेथॉक्सी। तो हम इसे क्या कहेंगे? 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये क्या है? ये पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न है। और ये क्या लगा है? अनुलग्न है, यानी जो लास्ट में लगता है ये पेरेंट नेम है। तो 4 कार्बन है यहाँ, जो 4 कार्बन के लिए ब्यूट इस्तेमाल करते हैं वो पेरेंट नेम है। तो पेरेंट नेम के बाद जो लगता है अनुलग्न होता है, पहले लगता है पूर्व लग्न होता है। तो ईथर के लिए जो नामकरण में हम लोग जो IUPAC नेमिंग करेंगे, उसमें हम इसमें अनुलग्न नहीं यूज़, मतलब ब्यूटेन के बाद हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे, जो कुछ भी यूज़ करेंगे पहले यूज़ करेंगे। तो कोई भी ईथर है, जैसे मान लिया ये लिखा हुआ है CH3, CH2O, CH2, CH3। तो आप देख रहे हैं कि चूँकि ईथर में, जैसे ये ईथर है, तो इसके इधर भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है, दोनों तरफ कार्बन है। तो इधर कितने कार्बन है? 2 हैं। इधर कितने हैं? 2 हैं, इक्वल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस O को हमेशा जिधर कम कार्बन होते हैं उसी के साथ शामिल करना चाहिए। जैसे इधर शामिल कर लिया हमने, तो ये क्या हो गया? एथॉक्सी। तो 1 2, तो ये जो है 2 हैं कार्बन, तो एक तरह से ये एथेन है, और 1 पे क्या लगा हुआ है? एथॉक्सी।
तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 1 एथॉक्सी एथेन। दिस इज़ 1 एथॉक्सी एथेन। तो ये जो नंबरिंग है ये उस तरफ की जाती है जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। अब जैसे यहाँ पर है CH3O, CH2, CH2, CH3। अब इसमें इधर एक कार्बन है, उधर 3 कार्बन है, तो हम नंबरिंग इस पर करेंगे और इसको इसके साथ कंसीडर करेंगे। ये मेथॉक्सी है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोपेन, और ये क्या हो गया, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो मेथॉक्सी प्रोपेन कह दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है 1 लगाने की, 1 के लिए हम 1 यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। और अब जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लिया ये कार्बन की चेन है, CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CH3। अब आप देख रहे हैं कि ये भी तो ईथर है, ये भी तो ईथर है। ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके इधर एल्काइल ग्रुप है, इधर एल्काइल ग्रुप है। तो हम नंबरिंग इस पर करेंगे और इस पर नंबरिंग करेंगे, तो इस पर नंबरिंग 1 2 3 4 5, यानी 3rd नंबर पे क्या है, मेथॉक्सी। तो ये क्या हो गया, 3 मेथॉक्सी पेंटेन। दिस इज 3 मेथॉक्सी पेंटेन। तो ऐसे हम ईथर का नामकरण करेंगे। अगर जैसे मान लिया ये है CH3O CH3, तो इस ऑक्सीजन को दोनों तरफ बराबर है, तो चाहे जिसके साथ कंसीडर कर लो, चाहे इधर चाहे इधर, मेथॉक्सी मेथेन। कॉमन नेम में अगर जाएं तो जैसे मेथिल, 2 मेथिल हैं, डाईमेथिल ईथर, तो कॉमन नेम में अगर हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। अब जैसे ये है C2H5O C2H5, दोनों तरफ एथिल है, तो डाई एथिल ईथर कॉमन नेम है। लेकिन एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, इधर 2 कार्बन है, तो एथॉक्सी एथेन IUPAC नाम हो गया। तो ईथर्स को पहचानना और ईथर का नामकरण करना ये आना चाहिए। तो नामकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। संरचना की जहाँ तक बात है, तो संरचना जैसे ये है, मान लिया CH3 या C2H5 लिखते हैं, O C2H5, ये क्या है, डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर है, कई बार हम DEE लिख देते हैं। डाई एथिल ईथर है, इसमें ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, दोनों तरफ एथिल ग्रुप है। और यहाँ पर जैसे कि ये जो ऑक्सीजन है इसमें ये जो 2 लोन पेयर हैं, यानी ऑक्सीजन में यहाँ संकरण क्या है, sp3। ऑक्सीजन में संकरण यहाँ sp3 है, तो sp3 के एक ऑर्बिटल में ये 2 लोन पेयर हैं, ये एक लोन पेयर है, दूसरे में ये है, और ये 2 जो हैं यहाँ इधर जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp3 ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पर जो प्रतिकर्षण है, ये जो एक बॉन्ड मतलब कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है। यहाँ जो प्रतिकर्षण है इससे एंगल लगभग 110 डिग्री का हो जाता है, 110 डिग्री का एंगल हो जाता है। अगर यही हम एल्कोहल में अगर देखते, जैसे मान लिया ये है OH, ये एथेनॉल है, तो एथेनॉल में चूँकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा बल्की ग्रुप है, तो बल्की मतलब थोड़ा भारी ग्रुप है, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो यहाँ 108 के आसपास एंगल रहता है, थोड़ा सा एंगल कम रहता है। और यहीं पर अगर और भी जो है, जैसे मान लिया हम यहाँ पर
HH ले लें, यानी वाटर के केस में ले लें, तो ये एंगल जो है और कम हो जाता है, लगभग 105 के आसपास हो जाता है। तो ये जैसे जैसे भारी ग्रुप होता जाता है वैसे वैसे जो ये यहाँ पर एंगल जो है बढ़ता जाता है। बाकी ऑक्सीजन पे तो sp3 संकरण हाई है। तो इसके स्ट्रक्चर को आपने कंपैरेटिवली देखा, और इसको ऐसे स्ट्रेट लिखना अच्छी बात नहीं है ईथर को। इसको जब भी आप लिखिए ऐसे लिखिए, अगर एक्यूरेटली लिखना है तो ऐसे लिखिए। लोन पेयर आप लगा भी सकते हैं, और अगर नहीं भी लगा सकते हैं तो जैसे इसमें नहीं लगाया है तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं लगाने से लोन पेयर नहीं रहेंगे। जो समझता है वो तो जानता है कि इस पे लोन पेयर हैं, तो शो कर दिए जाते हैं, कभी कभी नहीं शो किए जाते हैं, लेकिन होते हैं। फिर तो संरचना के बाद इसमें जो विलियमसन अविरत ईथरीकरण प्रयोगशाला विधि है, इसमें जो एक रिएक्शन है, बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, CH3CH2OH। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल को हम 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस तक कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये जो CH3CH2OH है, इसके दो मॉलिक्यूल के बीच से वाटर रिमूव होता है, और इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2O CH2CH3 प्लस H2O। तो ये जो रिएक्शन है, इसमें जो एथिल अल्कोहल से हम ये क्या बना रहे हैं? डाई एथिल ईथर बना रहे हैं। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल, शॉर्ट में मत लिखिएगा एग्ज़ाम में पूरा नाम लिखिएगा, डाई एथिल ईथर। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बना रहे हैं। वैसे तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे CH3CH2OH है और ये है OH CH2CH3, तो ये दो मॉलिक्यूल हैं, इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच से इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल क्योंकि ये निर्जलीकारक है तो निकल जाता है, तो यहाँ से ये निकल गया और ये इससे क्या हुआ? जुड़ गया। तो जुड़ गया तो क्या बन गया? डाई एथिल ईथर बन गया। तो यही रिएक्शन होती है। इसमें सांद्र H2SO4 इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, उत्प्रेरित करता है, और इस रिएक्शन का उपयोग सिर्फ प्रयोगशाला विधि में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगर इस रिएक्शन को हम दो स्टेप में देखें, यानी इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि CH3CH2OH जब पहले H2SO4 से रिएक्ट करता है तो H2SO4 में क्या होते हैं? H आयन होते हैं। तो इसमें से H आयन को हम अलग कर देते हैं और इस पे एक माइनस लगा देते हैं, यानी दो H हैं तो H आयन, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल इसमें रिमूव हो जाता है। तो CH3CH2O तो हट गया, HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्या बन गया? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो एथिल अल्कोहल पहले H2SO4 से रिएक्ट करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, और बाद में तो फर्स्ट स्टेप तो ये होता है, और दूसरा स्टेप CH3CH2HSO4, ये जैसे ही ये बनता है, चूँकि ये कंपाउंड बहुत स्टेबल नहीं है, तो ये फिर से एथिल अल्कोहल के बचे हुए और मॉलिक्यूल जो होते हैं मिक्सचर में, उनसे रिएक्ट करके और क्या बनाता है?
ये है CH3CH2OH। तो HSO4 वापस से इसमें से H ले लेता है, चूँकि ये कैटलिस्ट है तो इसने पहले H दिया था, अब ये H जो है इसमें से वापस ले लेता है और ये इसके साथ यानी इस O से ये कनेक्ट हो जाता है एथिल। तो CH3CH2O ये यहाँ पर है और ये एथिल यहाँ जुड़ गया CH2CH3 और प्लस H2SO4। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में H2SO4 यहाँ यूज़ हुआ और यहाँ पर वापस मिल गया। तो H2SO4 कंज्यूम नहीं होता है, H2SO4 कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। अभिक्रिया के अंत में उतना ही रहता है, पहले इस्तेमाल होता है लेकिन बाद में सेपरेट हो जाता है, बस दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो ये जो मैकेनिज़्म है 2 स्टेप की, इसको भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे रिएक्शन के साथ साथ कि ये घटना घटती है। अब इसको प्रयोगशाला विधि में इस रिएक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि एक पूरा जो है सेटअप बनाते हैं, एक स्टैंड लेते हैं और उसमें एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लगाते हैं, नीचे बालू ऊष्मक लगाते हैं, उसके नीचे बर्नर लगाते हैं और उस फ्लास्क में, जो फ्लास्क है उसमें एक पृथककारी कीप लगाते हैं, सेपरेटिंग फनल लगाते हैं और एक थर्मामीटर लगाते हैं और उसमें से फिर हम जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको ले जाने के लिए आगे एक पाइप लगाते हैं जो कि ग्राही में जाता है। तो ये सेटअप आप देख सकते हैं। गोल पेंदी के फ्लास्क में भरते क्या हैं पहले तो ये समझ लीजिए कि सेटअप लगाने से पहले गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल लेते हैं। रिएक्शन चूँकि एथिल अल्कोहल से करा रहे हैं तो एथिल अल्कोहल में धीरे धीरे करके सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। जितना एथिल अल्कोहल लेते हैं उतना ही सांद्र H2SO4 मिलाते हैं और सांद्र H2SO4 इतना धीमे मिलाते हैं कि कांच चटक न जाए, क्योंकि वो हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। एसिड को कभी भी जैसे पानी में भी मिलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत धीमे धीमे करके, यानी जितना अल्कोहल लिया उतना ही H2SO4 लेके उसमें फ्लास्क में बहुत ऊपर तक नहीं, थोड़ा आधे से थोड़ा ज़्यादा या आधे तक भर लेते हैं फ्लास्क को और उसको स्टैंड पे लगा देते हैं। फिर उसमें एक थर्मामीटर डालते हैं और पृथककारी कीप लगाते हैं। अब बर्नर को जलाते हैं, रिएक्शन स्टार्ट होता है। रिएक्शन जैसे स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि 140 डिग्री सेल्सियस पर यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। उससे ज़्यादा अगर कर देंगे तो फिर उसमें एल्कीन बनने लगेगी। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं थर्मामीटर से, बिल्कुल उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब उसमें डाईएथिल ईथर बनती है वाष्प उसकी, तो वो बाहर उससे जो है निकल जाती है पाइप से और जल संघनित्र जो होता है उसके बाहर यानी उसके पूरा बाहर आप देख सकते हैं कि उसके पूरा बाहर उसको ठंडा करता है, यानी उसके पाइप के बाहर पानी सर्कुलेट करता है और वो वाष्प अंदर ठंडी होती जाती है और वहाँ आगे गिरती है, ग्राही में एकत्र होती है। अब ये जब प्रक्रिया चलती है, ये अभिक्रिया जब चलती है तो अभी रिएक्शन में आपने देखा है जैसे कि H2SO4 सांद्र H2SO4 जो यूज़ किया वो कहीं खर्च तो होता नहीं, जैसे अभिक्रिया में यूज़ करते हैं तुरंत बन जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एथिल अल्कोहल मिलाते रहें और अभिक्रिया चलती रहेगी, तो यानी H2SO4 तो खर्च होगा नहीं, जो वाष्प उठेगी वो किसकी उठेगी, डाईएथिल ईथर की, और ग्राही में हमें मिलेगी। तो इसीलिए जो है जैसे कि अभी नाम आपने देखा कि विलियमसन अविरत ईथरीकरण विधि इसको कहते हैं। अविरत मतलब कंटिन्यूअस एथरीफिकेशन प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस एथरीफिकेशन मतलब मिलाते जाओ एथिल अल्कोहल और उसमें H2SO4 पड़ा हुआ, यानी थोड़ा सा H2SO4
जो आपने मिला दिया उससे आप बहुत सारे एथिल अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण, यहाँ पर 3 चीज़ें आप समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि जो जैसे फर्स्ट स्टेप में आपने देखा था कि जो जल बना था, फर्स्ट स्टेप में जल बनने की वजह से शांत H2SO4 तनु हो जाता है। तो तनु हो जाता है तो फिर निर्जलीकारक की तरह फिर वो सही से काम नहीं करता है, तो इसलिए H2SO4 मिलाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसमें पृथककारी कीप लगा हुआ है, H2SO4 हमें जैसे थोड़ी देर पे डालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि H2SO4 जो होता है, जैसे H2SO4 जो है ये एल्कोहल क्या करता है कि इसको SO2 में, जैसे यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है +6 है और इसका क्या है +4 है, तो ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो इसको अपचयित कर देनी H2SO4 से, यानी SO2 गैस बनती रहती है। तो इस अभिक्रिया में SO2 गैस बनती है और SO2 गैस आगे भी चली जाती है, यानी ईथर के साथ आगे ग्राही तक चली जाती है, जिसको हमें अलग करना पड़ेगा क्योंकि अशुद्धि के रूप में रहती है। तो SO2 गैस बनेगी तो H2SO4 खर्च भी होगा। तो SO2 गैस का बनना भी यहाँ एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अल्कोहल जो है इसको अपचयित करता है। तो ये बात है। और तीसरी बात ये है कि अगर हम H2SO4 के बजाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड लें, जैसे ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम बेंजीन SO3H। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। अगर H2SO4 के बजाय हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज़ करें तो ये जो है इस तरह से अपचयित नहीं होती है और इससे हम कंटिन्यूअस इथरीकरण कर सकते हैं। तो ये जो अविरत इथरीकरण नाम है, तो जो अविरत इथरीकरण नाम है ये गलत है। अविरत शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, बल्कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसमें जो ग्राही में हमें डाई एथिल ईथर मिलता है उसमें पहली चीज़ तो अशुद्धि किस चीज़ की होती है, अशुद्धि होती है, जैसे जो अशुद्धि होती है उसमें SO2 की होती है। तो SO2 की अशुद्धि दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि NaOH यानी NaOH मिलाते हैं। कैसे, डाई एथिल ईथर जो है उसको ग्राही से निकाल के और फिर एक और बर्तन में ले जाते हैं जहाँ NaOH का सॉल्यूशन होता है, और वहाँ पर उसको ले जाते हैं और जैसे उसके साथ मिलाते हैं उस लिक्विड को, तो SO2 गैस NaOH में एब्जॉर्ब होके, अवशोषित होके नीचे बैठ जाती है, नीचे की लेयर। तो धीरे से जो है ऊपर की लेयर हटा लेते हैं या पृथक्कारी कीप से हटा लेते हैं। तो NaOH जो है SO2 को हटा देता है। इनको शोधन करने के लिए हम NaOH का यूज़ करते हैं। NaOH SO2 को हटा देता है। और दूसरी चीज़, फिर आगे क्या करते हैं कि 50% CaCl2 के सॉल्यूशन में जब गुजारते हैं तो उसमें जो एल्कोहल की अशुद्धि होती है, भाई कुछ एल्कोहल भी के मॉलिक्यूल भी आगे चले जाते हैं ग्राही तक, जो है डाई एथिल ईथर में जो कन्वर्ट नहीं होते हैं वो CaCl2 में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो वहाँ भी यही चीज़ होती है कि उसके सॉल्यूशन में जब एल्कोहल आता है, एल्कोहल के मॉलिक्यूल, तो वो उसको जो है CaCl2 जो है ट्रैप कर लेता है। फिर जो बचता है सॉल्यूशन उसको हम अलग कर लेते हैं और पृथक्कारी कीप से, और फिर उसको जो है दोबारा से गलित CaCl2 यानी गलित CaCl2 के साथ मिलाते हैं। CaCl2 एक ठोस पदार्थ है, तो यहाँ पर हम जो गलित CaCl2, गला हुआ CaCl2 यानी गर्म करके उसको गला लेते हैं बिना ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए, और फिर उसके साथ हम जो बचा हुआ डाई एथिल ईथर है, यानी उसमें से 2 अशुद्धि निकल गई, अब उसको गलित CaCl2 के साथ फिर से जब हम उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है शुद्ध डाई एथिल ईथर बनता है। जो कि डाई एथिल ईथर बहुत ही ज्वलनशील है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि
ये जो कहीं से भी लीकेज ना हो, अदरवाइज़ वो उसकी वाष्प जब बर्नर के संपर्क में आएगी तो पूरा आग पकड़ लेगा वो। तो बहुत ही अति ज्वलनशील है। और डाई एथिल ईथर जो है एक बहुत ही उपयोगी लिक्विड है, हालांकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत कम है, इसलिए ये वाष्पशील भी है और ये कई जगह यूज़ होता है। जैसे पहली चीज़ तो डाई एथिल ईथर का उपयोग होता है एनेस्थेटिक के रूप में, यानी जैसे अगर बेहोशी लाना है मरीज़ को तो अस्पतालों में बेहोश करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया, यानी अगर कोई कहीं पर सुन्न करना है कुछ तो भी डाई एथिल ईथर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर पूरा सूंघा दिया तो भी निश्चेतना आती है। अगर शुद्ध डाई एथिल ईथर है तभी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें अशुद्धि बड़ी जल्दी आ जाती है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। और इसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग में होता है, विलायक के रूप में होता है, कई सारे यौगिकों के बनाने में ये काम आता है। और पेट्रोल के साथ मिक्सचर करके हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ये इसके यूज़ हैं। तो विलियमसन अविरत ईथरीकरण विधि जो है एग्ज़ाम में बार बार आई है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसकी देखते हैं। एक तो हैलोजनीकरण, तो जैसे ये है CH3 CH2O CH2 CH3, इसकी अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ होती है तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है तो पहली चीज़ तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है। ऑक्सीजन थोड़ा ऋण विद्युती है, इधर वाला भी अल्फ़ा है। कोई भी एक्टिव जो ग्रुप होता है या फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जो जस्ट जुड़ा कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा। अगला क्या है, ये बीटा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अल्फ़ा पर लगा हुआ हाइड्रोजन है, जैसे इसमें दो लगे हैं लेकिन एक को हमने नीचे दिखा दिया है, तो Cl2 में से जो दो Cl हैं, जैसे ये है Cl2, तो एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से, यानी HCl निकल जाता है क्योंकि इस पर आंशिक धनावेश रहता है और ये इसके साथ निकल जाता है। तो यहाँ बना क्या, CH3 CH Cl O CH2 CH3 और इसमें निकला क्या, HCl। तो इसमें ये जो है डाई एथिल ईथर है तो इसको हम कहते हैं अल्फ़ा क्लोरो डाई एथिल ईथर, पूरा नाम लिख दीजिएगा। तो अल्फ़ा प्रतिस्थापित यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया है, अल्फ़ा क्लोरो डाई एथिल ईथर है। अगर इसमें रिएक्शन को हम कंटिन्यू कराएं और तो उधर वाला भी प्रतिस्थापित हो जाएगा, CH3 CH Cl इधर वाला तो है ही है और उधर वाला भी प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो ये जो है इसमें फिर से HCl निकल जाएगा और इसमें बनेगा क्या, अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई क्लोरो या अल्फ़ा क्लोरो अल्फ़ा डैश क्लोरो, ऐसे दो बार लिख सकते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो ये, और अगर इसको और आगे रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये रिएक्शन डार्क में ही कराते हैं। और ये जो है हाइड्रोजन, ये भी दो बचे हुए हैं, ये भी तो अल्फ़ा डैश टेट्राक्लोरो डाई एथिल ईथर बन जाएगा, नहीं सारे अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे। डार्क में रिएक्शन कराते हैं। अगर प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो फिर सारे के सारे हाइड्रोजन इसके प्रतिस्थापित हो जाते हैं, चाहे अल्फ़ा हो चाहे बीटा हो। लाइट में जो है रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, लेकिन ये आ जाता है कि क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया लिखिए, तो ये रिएक्शन आपको लिख देनी है। और प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरीन से अभिक्रिया होती है तो सारे के सारे, इधर 5 हाइड्रोजन इधर हैं 5 इधर हैं, पूरे पाँचों इधर के पाँचों इधर की रिप्लेस हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, यानी फिर उसका सूत्र क्या हो गया CCl3 CCl2O CCl2 CCl3। तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है। तो डाई एथिल ईथर
को बनाने की जब प्रयोगशाला विधि एग्ज़ाम में आती है तो उसके साथ ये रिएक्शन भी अटैच कर देते हैं पार्ट में कि उसकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। ब्रोमीन के साथ भी ऐसी ही अभिक्रिया होती है, ये हैलोजनीकरण है, चूँकि यह हैलोजन है तो ब्रोमीन के साथ भी ऐसी ही अभिक्रिया होती है। और ये पांचवी अभिक्रिया जो है इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी। ये HI से अभिक्रिया डाईएथिल ईथर की या किसी भी ईथर की इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप समझ लीजिए। HI से अभिक्रिया, HI से अभिक्रिया। तो यहाँ पर मैं 3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जब भी जैसे मान लिया ये है CH3O CH2 CH3, इसकी HI से अभिक्रिया होती है तो इसमें जो I है, जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, तो बॉन्ड इधर का ब्रेक होगा कि इधर का ब्रेक होगा, ये डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप्स पे। जैसे यहाँ जो I है ये हमेशा इधर वाले यानी जो छोटा वाला मेथिल ग्रुप है उसी के साथ जाएगा। तो ये जो CH3 है और ये जो I है ये दोनों मिल जाएंगे और तो ये H यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2OH। तो यहाँ पर एक तो CH3I बना और प्लस CH3 CH2OH। तो ये बात याद रखना है कि I हमेशा जो स्मॉलर ग्रुप है यानी सबसे छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है दो में से, उसी के साथ जाएगा। अगर दोनों सेम है तब तो कोई बात नहीं, कोई किसी के साथ चला जाए। तो अगर आप इधर के साथ आई ले गए एथिल आयोडाइड तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर जैसे मान लिया ये है CH3, मान लिया ये है CH2 CH3 और ये है सपोज़ ये एरोमेटिक है और आपने HI ऐसे लगाया, तो आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप की जगह ये क्या है फिनाइल ग्रुप आ गया। अब इधर चाहे मेथिल लगा हो चाहे एथिल लगा हो, जैसे यहाँ पर आप CH3 भी लगा सकते हैं या कितना भी बड़ा ग्रुप लगा दो। तो पहली चीज़ तो जब दोनों ग्रुप में से एक एरोमेटिक होता है तो हमेशा ही फिनॉल बनता है, यानी हमेशा ही ये चीज़ कराएंगे। तो सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसमें जो है क्या बनेगा CH3I प्लस फिनॉल, यानी ऑक्सीजन के साथ, यानी ये बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा, इधर से नहीं ब्रेक करना है। यानी अगर आप नहीं जानेंगे तो आप क्या कर देंगे कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके CH3OH लिख देंगे और इसके साथ I लगा देंगे। तो आयोडोबेंजीन और मेथेनॉल नहीं बनता है बल्कि ये बनता है, ध्यान रखना है। और ये दोनों ही जो है SN2 अभिक्रियाएँ हैं, SN2 अभिक्रियाएँ होती हैं। तीसरी बात आप ये याद रखेंगे कि अगर जैसे जो दोनों तरफ के ग्रुप हैं इसमें अगर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है CH3 CH3 CH3O CH2 CH3 प्लस HI, जैसे यहाँ पर ये ग्रुप जो है टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, यानी 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री ब्यूटाइल हो गया ये। तो 3 डिग्री ब्यूटाइल के केस में क्या होता है कि अब चूँकि ये SN2 अभिक्रिया यहाँ हो रही है, यहाँ SN1 होने लगती है, तो अब I इसी के साथ जाएगा, यानी I जो है इसी के साथ जाएगा जो ये 3 डिग्री वाला है। तो अभी ध्यान रखना है कि अगर इधर 3 डिग्री कोई भी ग्रुप लग जाता है तो फिर I स्मॉलर वाले के साथ नहीं बल्कि उसके साथ जाने लगता है। तो यहाँ पर CH3C CH3 CH3I प्लस CH3 CH2OH ये चीज़ लिखना है। तो ईथर से रिलेटेड ये जो टॉपिक आपने देखे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।